अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन। चैप्टर नंबर 2 का हम पार्ट 1 पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, और मैं आपकी टीचर हूँ मिस सना अख्तर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। सो क्लास, हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या लॉ है? हमें ये पता है कि जो मैटर्स जब कंबाइन होते हैं तो वो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्शन करने के बाद नई चीज़ें बनती हैं, नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। जब हम दो चीज़ों को, दो मैटर्स को कंबाइन करते हैं तो नई चीज़ें बनती हैं। जैसे कि हम H2 और O2 को मिक्स करेंगे तो H2O बन जाएगा। पर अगर हम कंडीशंस चेंज कर देंगे तो H2O2 भी बन सकता है, या हम इसमें कोई कैटलिस्ट डाल देंगे, कोई और केमिकल मिक्स कर देंगे, हो सकता है कि H2O2 बन जाए। पर क्या कभी आपने H2O4 सुना है? कभी भी नहीं सुना। इट मीन्स के जो भी केमिकल्स बन रहे होते हैं वो किसी ना किसी लॉ के ऊपर, किसी रूल्स के ऊपर बन रहे होते हैं। इट मीन्स कि कुछ चीज़ें बनती हैं और कुछ चीज़ें नहीं बनते, कुछ केमिकल्स बन जाते हैं और कुछ केमिकल्स नहीं बनते। तो इट मीन्स के केमिस्ट्री जो है डील करती है केमिकल रिएक्शन में, और ये देखा गया है, ये केमिस्ट ने देखा है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो किसी ना किसी लॉ की वजह से वो परफॉर्म हो रहा होता है। अगर कोई भी मैटर्स या केमिकल जब कंबाइन हम कर रहे होंगे, अगर वो लॉज को फॉलो नहीं कर रहा तो वो कॉम्बिनेशन नहीं होगा। सो chemistry deals with the chemical reaction. Chemists had found that these changes are governed by some empirical law known as law of chemical combination. या हम जो सिंपल वर्ड्स हैं उसमें ये भी बता सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ। कुछ लॉज के ऊपर ये केमिकल्स होते हैं। दीज लॉ आर कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन। सो नेक्स्ट, ये लॉज कितने टाइप के हैं? ये 4 मेन टाइप हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सो वन बाय वन हम इन लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ कौन सा हमारा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब या कंजर्व का मतलब है रिमेन कांस्टेंट और रिमेन सेम। सो दिस लॉ, अब इसकी स्टेटमेंट वगैरह हम पढ़ते हैं। दिस लॉ वाज गिवन बाय लुवेसियर इन 1785। यानी कि ये लॉ किसने दिया था? लुवेसियर ने दिया था 1785 ईयर में। और ये लॉ क्या स्टेट करता है या क्या बताता है कि जब हम दो केमिकल्स कंबाइन करते हैं तो होता ये है कि ये केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद इनका मास जो पहले होता है वही रहता है। यानी कि जो मास रिएक्टेंट्स का होगा, जिनको हम मिक्स कर रहे हैं जिन मैटर्स को, उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और रिएक्शन के बाद जो नई प्रोडक्ट बनती है, जो नई चीज़ बनती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा, क्या होता है कि जब हम मैटर को मिक्स करते हैं, जो उनका पहले मास होता है वही मिक्स करने के बाद भी मास होता है। सिंपल वर्ड्स में ये है। और वैसे की जो स्टेटमेंट है वो है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बाय अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। या इन अदर वर्ड्स, in any chemical reaction the initial mass of the reactant substance is equals to the final mass of the product। यानी कि जो शुरू में जो मास होगा रिएक्टेंट सब्सटेंस का, वो फाइनल मास ऑफ द प्रोडक्ट के बराबर होगा, जो फाइनली रिएक्शन के बाद जो बनेगा उसके बराबर होगा। अच्छा, आफ्टर सो मैनी रिसर्चेस या लेटेस्ट रिसर्च, ये लॉ अब कैसे भी बोला जाता है, देयर इज नो डिटेक्टेबल गेन
और लॉस ऑफ मास इन एन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। एक आम से रिएक्शन में कोई भी डिटेक्टेबल गेन ऑफ मास भी नहीं होता और लॉस ऑफ मास भी नहीं होता, यानी कि ना ही मास बढ़ेगा सिंपल वर्ड्स में, ना ही कम होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। सो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल गिवन है जिसमें दो केमिकल्स को, ये दो डिफरेंट केमिकल्स हैं, इनको मिक्स किया गया है एक ऐसे सिस्टम में जो कि चारों तरफ से बंद है। आप देख रहे हैं कि ये जो कॉनिकल फ्लास्क है इसको बंद भी किया हुआ है ऊपर से। तो सबसे पहले इसको वे किया दो सब्सटेंस को, और वे करने के बाद इसका वेट नोट कर लिया। इसका क्या मास है यहाँ पे लिखा हुआ 67.25 ग्राम्स। सो इसके बाद इसको वे करने के बाद इन्होंने मिक्स किया अच्छे से और रिएक्शन हो गया। रिएक्शन होने के बाद आप देख रहे हैं कि केमिकल्स के जो कलर्स हैं और जो टेक्सचर है वो सब कुछ चेंज हो चुका है फिगर में। तो इट मीन्स कि प्रोडक्ट फॉर्म हो चुकी है, नई चीज़ें बन चुकी हैं। केमिकल्स जब कंबाइन हुए उसके बाद नई चीज़ें बन गई हैं। तो अब जब हम इसका मास देख रहे हैं तो वो एग्जैक्टली उतना ही है जितना पहले था। पहले इनका मास 67.25 था और अब भी इसका मास 67.25 ग्राम्स ही है। तो इट मीन्स कि जब भी हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी बंद सिस्टम में, किसी बंद स्पेस में या बीकर में हम कोई भी रिएक्शन करेंगे तो उसका पहले का मास, रिएक्शन से पहले का मास रिएक्शन के बाद के मास के हमेशा बराबर होगा। सो ये लॉ था और होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका देखते हैं प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन। और प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन इसकी किसने की थी? इसकी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन लैंडॉर्ट ने की थी, जिसको लैंडॉर्ट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए लैंडॉर्ट ने एक एच शेप ट्यूब जो है वो यूज़ की थी। देखें इस तरह की ग्लास ट्यूब थी जिसकी शेप कैसी थी? एच शेप थी, जो यहाँ से भी केमिकल फ्लो करके यहाँ पे आ सकता है। ये कहीं से क्लोज नहीं है, ये यहाँ से ओपन है पूरा और केमिकल फ्लो करके यहाँ पे आ सकता है। अच्छा, डायग्राम जो हमने इसकी बनाई है वो इस तरह से है। इसने एच शेप जो है वो इसमें अपैरेटस यूज़ किया था। अच्छा, ये एक जर्मन केमिस्ट था और सिंपल इसने केमिकल रिएक्शन किया। अब हम इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट में ही टुक एन एच शेप ट्यूब जिसको उसने लेबल कर दिया, जिसके दो पार्ट्स को या दो लिम्स कह लें उसको लेबल कर दिया, उसका नाम दे दिया। एक का नाम ए दिया और एक का नाम बी दिया। तो शुरू में ये ओपन थी तो इसने इसमें एक साइड से इसने AgNO3 पुट कर दिया और दूसरे लिम्ब में इसने क्या पुट कर दिया? HCl। देखिए इसने AgNO3 और HCl सोल्यूशन इसमें डाल दिया। दोनों सोल्यूशन कलरलेस थे और कलरलेस सोल्यूशन थे और इनको मिक्सिंग से रोका। हाफ पार्ट एम्प्टी रखा और मिक्स नहीं होने दिया, बिल्कुल सीधा वर्टिकल ये ट्यूब पड़ी हुई थी। इसके बाद इसने क्या किया कि कोई भी रिएक्टेंट बाहर ना चला जाए, इसने ऊपर से इस वेसल को, जैसे यहाँ पे ओपन है, इस वेसल को क्लोज कर दिया। ठीक है, बंद कर दिया। और कैसे क्लोज करते हैं? इसको सील कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि दोनों सोल्यूशन कलरलेस थे, इसने वे कर लिया इनका वे जो है इनको वर्टिकल पोजीशन में वे कर दिया और इस वक्त तक सोल्यूशन मिक्स नहीं हुए थे। इसके बाद इसने क्या किया कि अब इस एच शेप ट्यूब को अच्छी तरह इन्वर्ट कर दिया, शेक कर दिया, ताकि दोनों सोल्यूशन मिक्स हो जाए और केमिकल रिएक्शन हो जाए। बाद में जब ये केमिकल रिएक्शन हुआ तो इसने क्या फॉर्म किया? फॉर्मेशन ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट्स, जो कि वाइट कलर के होते हैं। AgCl एक नया कंपाउंड बन गया और इसके प्रेसिपिटेट्स जो थे वो वाइट कलर के थे, वाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए। अच्छा, अब हुआ ये कि रिएक्शन तो हो चुका था, जब शेक कर लिया था तो अब रिएक्शन के बाद इसका वेट नोट किया। वेट नोट किया तो देखा ये क्या कि अब जो AgCl और HNO3 बन चुका है रिएक्शन में, उसका वेट एग्जैक्टली किसके बराबर है? वो किसके बराबर है? जितना पहले हमने बगैर मिक्स किए हुए ट्यूब्स का वेट लिया था। सो
दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट जिसने प्रूव कर दिया कि इनिशियल वेट और फाइनल वेट दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी कि जो चीज़ें जिस चीज़ से मिलके बनती हैं वो उनकी कंपोजिशन वो सेम ही रहती है, ठीक है। और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, इसको लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन भी कहते हैं कि प्रोपोर्शन सेम रहता है। डेफिनाइट और कांस्टेंट या कंजर्व का मतलब कांस्टेंट ही होता है, मींस रिमेन सेम। अच्छा क्लास, शुरू करते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी कि चीज़ों की कंपोजिशन जिससे वो बनी है वो सेम रहेगी या फिर उनका प्रोपोर्शन सेम रहेगा और उनके एलिमेंट्स सेम रहेंगे। So, this law was given by French chemist Louis Proust, जो कि 1785 में ये लॉ दिया था, इन्होंने बताया था हमें। और इसकी स्टेटमेंट क्या है? Different sample of same compound always contain the same element combined together in the same proportion by mass. तो दो डिफरेंट सैंपल्स सेम एलिमेंट के जो है जब कंबाइन किए जाएंगे तो देखा जाएगा कि हमेशा जो भी चीज़ बनती है उसका मास जिस जिस तरह वो कंबाइन हुआ है उसका मास क्या रहता है, सेम रहता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम वाटर को देखें तो वाटर का हमेशा मास जो है वो, चाहे वाटर हमें कहीं से भी मिल जाए, उसमें H2O ही मॉलिक्यूल्स एटम्स होते हैं। इससे ना ज़्यादा होते हैं ना इससे कम होते हैं। H3O कहीं वाटर नहीं होता, H4O कहीं वाटर नहीं होता, या H2O2 वाटर नहीं होता। इसका प्रोपोर्शन हमेशा, फॉर्मूला कंपोजिशन हमेशा सेम रहती है। अब ये वाटर चाहे हमने लैब में बनाया हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके, चाहे ये वाटर रेन में आ रहा हो, चाहे ये वाटर किसी रिवर का हो, चाहे वाटर पंप से लिया हो, चाहे ये सी का वाटर हो, इनकी कंपोजिशन हमेशा सेम रहती है। तो वाटर कहीं का भी होगा उसका कंपोजिशन क्या होगी, H2O ही होगी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in the ratio of 1:8 by mass. So class अगर हम देखें वाटर में दो एटम हाइड्रोजन के होते हैं, एक एटम ऑक्सीजन का होता है। दो एटम हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 2 ग्राम्स, जबकि एक एटम ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। तो हमेशा जब भी वाटर कंबाइन होगा तो ये 2:16 के रेशो में कंबाइन होगा। अगर हम इसके रेशो को और ज़्यादा छोटा कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो 1s are 2 and 2 8s are 16। तो इसका स्मॉलेस्ट रेशो हो जाएगा 1:8 पार्ट्स बाय मास। तो हमेशा वाटर इसी कंपोजिशन में कंबाइन होगा। नेक्स्ट क्लास हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है वो लेड और सल्फर का है। लेड का फॉर्मूला होता है Pb और सल्फर का होता है S, जो इसका सिंबल होता है। अच्छा, जब ये मिक्स करते हैं तो लेड सल्फाइड बनाते हैं, यानी कि PbS बनाते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दी थी, ये J.G. ब्रिजेलियस ने दी थी, एक स्वीडिश केमिस्ट थे। और इन्होंने बताया था किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, लेड और सल्फाइड के रिएक्शन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स देख रहे हैं जिसके डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें पता चला था कि हमेशा बाय मास ये एग्जैक्टली सेम अमाउंट से रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसने 10 ग्राम ऑफ लेड लिया था, जो कि लेड ग्रे कलर का मटेरियल होता है, और इसको रिएक्ट किया था इसने 16 ग्राम्स ऑफ सल्फर से रिएक्ट किया था। अच्छा क्लास, 1.5 ग्राम्स ऑफ सल्फर से इसने रिएक्ट किया था। अच्छा, ये जो मासेस इसने रिएक्ट किए थे इससे एग्जैक्टली सेम अमाउंट बना था, 11.56 ग्राम्स ऑफ लेड सल्फाइड बन गया था। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। अब क्या किया इसने, सोचा कि मैं किसी और मटेरियल को बढ़ा के देखता हूँ कि होगा क्या, क्या मिक्स हो जाएगा, क्या बढ़ जाएगा इसका अमाउंट।
तो इसने क्या किया, एक को पहले जितना ही रखा, यानी कि लेड को 10 ग्राम ही रखा, जबकि सल्फर को बढ़ा दिया, 3 ग्राम्स बना दिया। अच्छा, अब क्या हुआ, जब इसने सल्फर ज़्यादा कर दिया तो रिएक्शन के बाद जब दो सब्सटेंस बन गए तो इसने देखा कि लेड सल्फाइड के जो क्रिस्टल्स हैं वो कितने बने हैं, वो एग्जैक्टली उतने ही बने हैं जितने पहले थे, यानी कि ये उसी रेशो से मिक्स हुआ। 10 ग्राम किसका, लेड का था, जबकि सल्फाइड का 1.56 ही था, सल्फर का 1.56 ही इसके साथ मिक्स हुआ और इसमें 11.56 लेड सल्फाइड बनाया। और बाकी जो भी एक्स्ट्रा सल्फर था वो लेफ्ट ओवर हो गया, वो वैसे ही अनरिएक्टेड रह गया। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसने सल्फर को उतना ही रहने दिया कि 1.56 उतना ही सल्फर रहने दिया, पर लेड को 8 ग्राम्स बढ़ा दिया। अब ये सोच रहा था कि हो सकता है कि 19.56 बन जाए हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि 10 ग्राम्स ऑफ लेड ने 1.56 ग्राम ऑफ सल्फर से रिएक्ट किया और 11.56 ग्राम ऑफ लेड सल्फाइड बनाया, जबकि जो एक्स्ट्रा लेड था 8 ग्राम्स वो लेफ्ट ओवर हो गया, अनरिएक्टेड रह गया। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट जिसमें प्रूव ये हुआ कि 10 ग्राम्स हमेशा 1.56 सल्फर से रिएक्ट करेगा और 11.56 लेड सल्फाइड बना देगा। और अगर हम किसी और रिएक्टेंट को कम या ज़्यादा कर दें तो ये क्या होगा, आपस में रिएक्ट नहीं करेगा, वो लेफ्ट ओवर हो जाएगा। अगर हमने कोई ज़्यादा अमाउंट ले लिया किसी और केमिकल का तो वो लेफ्ट ओवर हो जाएगा। सो दिस लॉ वॉज प्रूव्ड बाय जे ब्रेज़िलियस एक्सप्लेनेशन। सो क्लास, आज का लेक्चर हम एंड करते हैं यहाँ पे, और आप होमवर्क नोट कर लें। आपको क्या करना है, रीड पेज नंबर 11 to 14, और आपने नोट्स बनाने हैं किसके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के, जिसमें आप मेन हेडिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगी, जिसकी सब हेडिंग में इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, एग्जाम्पल एंड लैंडॉट एक्सप्लेनेशन आपने या लैंडॉट एक्सपेरिमेंट लिखना है विद डायग्राम एंड इक्वेशन। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपने किसके नोट्स बनाने हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के, जिसमें आपने मेन हेडिंग लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन लिखनी है, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, एग्जाम्पल एंड जे ब्रेज़िलियस एक्सप्लेनेशन लिखनी है। So that's all for the today. So thank you class.